नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट 2011 की पर्यावरण अध्ययन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि लवण जो जल को अवशोषण करता है क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्राइड लवण, हाइड्रोफोलिक लवण और हाइड्रोफोबिक लवण। तो देखो जो हाइग्रो है तो हाइग्रो का मतलब होता है नमी, हाइग्रो का मतलब होता है नमी या जल। और जो हाइग्रोस्कोपिक लवण है ये जहां पे भी पाया जाता है तो उसके आसपास के वातावरण की नमी को और उस मिट्टी की नमी को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइग्रोस्कोपिक लवण। अगले क्वेश्चन पे, तो पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद। मतलब बात कर रहा है कि अगर कोई जीव जंतु को संरक्षित करना हो, अगर वो संकट में है और उसको संरक्षित करना हो तो हम उस जिस विधि से उसको संरक्षित करते हैं तो क्या कहते हैं। तो देखो जीव जंतु को संरक्षित करने की दो विधियां होती हैं। हमने कहा ये क्षेत्र है, यहाँ का कोई जीव जंतु संकट में है और इसको संरक्षित करना है तो नंबर एक तो क्या करेंगे, या तो हम इसी स्थान पर इसी के पर्यावरण में इसको संरक्षित कर दें या फिर किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर दूसरे पर्यावरण में संरक्षित करें। तो अगर किसी जीव को उसी के आवास में उसी के पर्यावरण में संरक्षित कर दें तो इसको बोलते हैं इन सीटू यानी कि स्वस्थाने। और अगर किसी दूसरे स्थान पर दूसरे पर्यावरण में संरक्षित करें तो इसको बोलते हैं एक्स सीटू या बाह्यस्थाने, एक्स सीटू या बाह्यस्थाने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, स्वस्थाने। आप स्थानीय संरक्षण क्या करा है, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उसके प्राकृतिक वातावरण में, उसी के प्राकृतिक वातावरण में जातियों का उसी के प्राकृतिक वातावरण में कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, स्वस्थाने यानी कि इन सीटू इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों की समुद्री कच्छप में, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने 5 प्रजातियों की समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है। तो ये सीधा हमें याद रखना है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो 5 प्रजाति के कच्छप पाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा पाई जाती है ओलिव रिडले प्रजाति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व ऊष्मायन का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पृथ्वी का गर्म होना। तो इसमें कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन एक कारक जिम्मेदार है। तो भाई पृथ्वी गर्म होना, पृथ्वी गर्म होती है किससे, ग्रीन हाउस गैसों से। पृथ्वी किसकी वजह से गर्म होती है, ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है, तो एक तो जलवाष्प होता है, ठीक है ना, कौन होता है, जलवाष्प है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, एक आपकी मीथेन है और भी गैसें हैं। तो इनमें देखो रसोई गैस ये तो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हमने कहा भट्टियों से निकलने वाली, देखो गैस की बात नहीं कर रहा है, भट्टियों से निकलने वाली गैस की बात नहीं, भट्टियों से निकलने वाली हवा मतलब उस भट्टी जहां जलती है तो उसके आसपास का क्षेत्र गर्म हो जाता है तो उसकी बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है पेड़ पौधों से निकलने वाली गैस, तो भाई साहब पेड़ पौधे से केवल कौन सी गैस निकलती है, पेड़ पौधे से ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन से थोड़ी पृथ्वी गर्म होती है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, वाहनों से निकलने वाली गैसें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वाहनों से निकलने वाली गैसें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, धातुमय प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर। वो कह रहा है आपसे कि ऐसा पत्थर बताओ जिसमें धातु पाई जाती है। तो हमने कहा ऐसे पत्थर की बात कर रहा है जिसमें धातु पाई जाती है, तो हमारी ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी से अगर कोई भी चीज हम खोद के निकालते हैं, पृथ्वी से अगर हम कोई भी चीज खोद कर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं खनिज, यानी कि कोई भी चीज खनन करके निकालें तो उसके क्या बोलते हैं, खनिज। अब खनिज में जरूरी नहीं है कि कोई धातु हो या ना हो, खनिज में जरूरी नहीं है कि कोई धातु हो या ना हो। अब अगर किसी खनिज में अयस्क क्या होता है, अयस्क क्या होगा, तो हमने कहा अयस्क में निश्चित है कि कोई ना कोई तत्व तो जरूर होगा। अगर एल्यूमिनियम है तो उसको एल्यूमिनियम का अयस्क बोलते, ठीक है ना, जो भी धातु होगी उसी का अयस्क बोलेंगे। खनिज में जरूरी नहीं है कि आपका कोई तत्व हो, लेकिन जो अयस्क है इसमें कोई ना कोई तत्व जरूर होगा, ठीक है ना। अगर एल्यूमिनियम का अयस्क है तो एल्यूमिनियम पाया जाता है, ठीक है ना। मैग्नीशियम का अयस्क है तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाएगा, लोहे फेरस का अयस्क है तो इसमें फेरस पाया जाएगा। तो अयस्क में क्या धातु होती है, अयस्क में धातु आपकी होगी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अयस्क। अगले जैसे बॉक्साइड है तो ये भाई बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइड किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो इसका तो सही आंसर अयस्क होगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं। तो भाई साहब पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। किस गैस को लेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, और वापस कौन से देते, O2। तो अगर घटाते हैं तो क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि नंबर एक तो एक कार्बन डाइऑक्साइड
को सोख रहे हैं और दूसरा ऑक्सीजन गैस को निकाल रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषित गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है? प्रदूषित गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। अगर इसकी अधिकता बढ़ जाती है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है भूकंप मापा जाता है। तो भूकंप किस में मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने पर। देखो वैसे हम बात करें तो भूकंप जो नापने का यंत्र होता है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ, ये यंत्र का नाम है। अगर हम पैमाने की बात करें तो देखो एक तो है आपका रिएक्टर पैमाना, कौन सा है? रिक्टर पैमाना। दूसरा है मर्केली पैमाना और तीसरा है रोसी-फेरल पैमाना। रोसी-फेरल पैमाना, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलन में है वो कौन सा है? रिएक्टर पैमाना। इसमें 10 अंक होते हैं 0 से 9 तक, जो इसकी तीव्रता को दिखाते हैं। तो इसका भूकंप मापा जाता है किससे? रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। किस पैमाने पर? किस यंत्र द्वारा? तो सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा। किस यंत्र द्वारा? सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा रिएक्टर पैमाने पर। रिएक्टर पैमाने के अलावा इसे मर्केली पैमाना और रोसी-फेरल पैमाने के द्वारा भी मापा जाता है। चूंकि लेकिन यहाँ पे हमें रिएक्टर पैमाना दिया गया है तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रिएक्टर पैमाना। अगले क्वेश्चन में कह रहा है महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। तो देखो भाई यहाँ पे कह रहा है अत्यधिक वर्षा। अब आप सोच सकते हो कि ये कोई महासागर है तो महासागर से पानी क्या होगा? बाष्पित होगा, और बाष्पित होकर कहाँ जाएगा? पानी बाष्पित होकर कहाँ जाएगा? बादल बनाएगा, और ये बादल बरस जाएगा। तो महासागर का पानी बादलों के रूप में गया और बादल से फिर वापस आ गया। तो यहाँ से समुद्र का पानी ऊपर गया फिर वापस आया, तो इससे थोड़ी जल स्तर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। इसी प्रकार अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या है? तो अम्ल वर्षा भी वही जो पानी गया था वो आपकी जो हानिकारक गैसें हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इनके साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के रूप में जब बरसेगा तो उससे भी आपकी समुद्र का जल स्तर नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पानी बरस रहा है गया कहाँ से? महासागर से। तो फिर हमारा जो समुद्र का जल स्तर है वो किससे बढ़ेगा? तो देखो आप ऐसे समझ सकते हैं, हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी में जो उत्तरी ध्रुव है और जो दक्षिण ध्रुव है ये पूरी तरह से जमे हुए हैं। यहाँ पे जो महासागर है वो भी जमा हुआ है, और यहाँ पे भी यहाँ पे जो महाद्वीप है वो भी पूरा जमा हुआ है, और यहाँ पे भी महासागर जमा हुआ है। तो जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो ये पानी कहाँ पे जाएगा? पिघल के महासागर में जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं महासागरों का जल स्तर कैसे बढ़ेगा? तो ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। सल्फर मिश्रित गैस, तो देखो जो आपकी सल्फर गैस है ये ऑक्सीजन से क्रिया करके बना लेती है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन में आते हैं कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो भाई वायु प्रदूषण को किससे कम किया जा सकता है? मछली, तो इसका कोई लॉजिक नहीं बैठता। सूर्य, कोई लॉजिक नहीं। जंतुओं द्वारा, तो नहीं। वृक्ष, अगर हम ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको ही सोखेंगे, और जो हम सांस लेने में जो प्रयुक्त होती है ऑक्सीजन उसको हमें वापस करेंगे। तो वायु प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा वृक्षों को लगाकर। अगले क्वेश्चन का आंसर है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून। अब हम अगर ये सोचें कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दुनिया का पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम। तो पहला पर्यावरण सम्मेलन कौन था? स्टॉकहोम। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 जून 1972 में। तो इसी वजह से इसी तिथि को अगले साल से 5 जून 1973 से हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस रूप में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। और जो स्टॉकहोम सम्मेलन, ये पर्यावरण संबंधित पहला सम्मेलन है। इसमें इंदिरा गांधी ने भाग लिया था। भारत की उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। तो उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के हानिकारक किरणों को पृथ्वी का कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो भाई हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। ये 5 भागों में बटा हुआ है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। तो जो आपका समताप मंडल है वहां पे ओजोन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस? ओजोन गैस, यानी कह सकते हैं यहाँ पे ओजोन परत है। कौन सा? या ओजोन का स्तर है। तो ये ओजोन गैस क्या करती है कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, सूर्य से आने वाली हाई टेम्परेचर की जो पराबैंगनी किरणें हैं, उनके अधिकांश भाग को 95 से 97% भाग को क्या कर लेती है? सोख लेती हैं। जैसे इसका केवल 3 से 4% भाग ही पृथ्वी पर पहुंच जाता है और हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से रक्षा करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन स्तर या ओजोन परत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है। तो देखो फ्लोरा क्या होता है और फना क्या होता है, हम इससे पहले तो अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो फ्लोरा क्या होता है? तो फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति जात। फ्लोरा का मतलब क्या होता है? फ्लोरा, तो फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति जात। अगर हम सही डेफिनेशन कहें तो किसी स्थान में पाए जाने वाले
समस्त वनस्पतियों को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? वनस्पति जात या फ्लोरा। किसी स्थान में पाई जाने वाली समस्त वनस्पतियों को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? तो वनस्पति जात या फ्लोरा। और इसी प्रकार ये लिखा है फना, फना नहीं होता है, ये है आपका फैना, फ्लोरा और फैना। तो फैना को बोलते हैं जंतुजात, फैना को क्या बोलते हैं? जंतुजात। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले समस्त जंतुओं को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? जंतुजात। ठीक ना। तो आपका क्या हो जाएगा? फ्लोरा किससे संबंधित है? वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों से। और फैना किससे संबंधित है? फैना किससे संबंधित है? जंतुओं से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो देखो पारिस्थितिक तंत्र मतलब इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के लिए 5 पॉइंट, अगर जिस 5 ये शर्तें हैं, अगर ये 5 शर्तें फॉलो होगी तब आपका परितंत्र होगा। नंबर एक क्या है कि इसकी एक निश्चित सीमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसका एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, सीमा होना चाहिए। तो वायु की कोई सीमा नहीं, जल इसकी भी कोई सीमा नहीं, मृदा कोई सीमा नहीं, तालाब की एक लिमिट है, तालाब की एक सीमा है। तो पहले दूसरा, इसमें जीवी और अजीवी कारक होंगे, जैविक और अजैविक कारक होंगे। तो वायु ये खुद अजैविक कारक है। वायु में जैविक कारक कहाँ से? मान लो छोटे मोटे आपके मान लो जीवाणु विषाणु, जीवाणु अगर इसमें है भी, ठीक है, तो जैविक अजैविक कारक हो गए। इसके बाद इनकी स्वयं की उत्पादकता होनी चाहिए। तो भाई उत्पादकता कहाँ से होंगे? जो आपके छोटे छोटे जीव होंगे वो क्या खुद भोजन बनाएंगे? नहीं, वो तो खुद दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे खुद की उत्पादकता नहीं होगी। खुला तंत्र और प्राकृतिक तत्वों की उपस्थिति, प्राकृतिक तत्व तो आप कह सकते हो, लेकिन क्या है, इसकी एक तो निश्चित सीमा नहीं है, और दूसरा क्या, इनकी खुद की उत्पादकता नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। सेम इसी प्रकार अगर हम जल की बात करें तो ये भी नहीं होगा, मृदा भी नहीं होगा। तो इसका आकार क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? तालाब। देखो तालाब की एक निश्चित क्षेत्र भी होता है, इसमें जैविक और अजैविक घटक भी होते हैं, इसके साथ साथ इसकी स्वयं की उत्पादकता भी होती है। ठीक है ना। इसके साथ साथ इसमें प्राकृतिक तत्वों की उपस्थिति होती है। तो ये सब हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन जीवीय कारक, जीवी मतलब जिनमें जीवन है, जो जिंदा रहते हैं, जिनमें जीवन होता है। तो देखो पेड़ पौधों में जीवन होता है, सूक्ष्म जीव भी जीवन होता है, जंतुओं में भी जीवन होता है, प्रस्तर मतलब पत्थर में जीवन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पत्थर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो भाई वायु में तो पेड़ पौधे होंगे नहीं, प्रकाश में भी पेड़ पौधे नहीं होंगे। पेड़ पौधों के लिए कोई आधार चाहिए कि नहीं? या तो स्थल या जल। अब अगर हम दोनों की तुलना करें तो सभी प्रकार के पेड़ पौधे जल में जीवित नहीं रह सकते, कुछ जो आपके जलीय पौधे हैं वही रह सकते। तो मुख्य रूप से या पेड़ों के अधिकांश भाग कहाँ पाया जाता है? इस स्थल मंडल में। अगला क्वेश्चन है कि अन्य मृत जंतु पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? तो हम चारों ऑप्शंस को समझेंगे। तो पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? परजीवी मतलब जो दूसरों पर आश्रित रहें, जो भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहें। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की जुआ, बालों में, सर में क्या हो जाते हैं? जुआ हो जाते हैं। तो जुआ कहाँ से भोजन प्राप्त करता है? जिसके सर में होगा उसी से भोजन प्राप्त करेगा। तो जुआ क्या हो गया आपका? पैरासाइट, परजीवी हो गया। इसके बाद ओमनीवोरस मतलब होता है सर्वाहारी। जैसे कि इंसान है, ये मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी। मांसाहारी मांस को भी खा लेता और शाकाहारी चीज़ों को भी खा लेता। तो ओमनीवोरस मतलब सर्वाहारी। अब मृत जंतुओं को कौन खाता है? तो स्कैवेंजर भी खाता है और डिकम्पोजर भी खा जाता है। डिकम्पोजर का मतलब होता है अपघटक। डिकम्पोजर का मतलब अपघटक, और स्कैवेंजर का मतलब होता है स्कैवेंजर का मतलब होता है अपमार्जक। अब दोनों में अंतर इतना है कि जो अपघटक होते हैं ये जीवों और वनस्पतियों के मृत शरीर को, मतलब उनकी जटिल संरचना को सरल संरचना में बदल देते हैं, कि उसको मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की जटिल संरचना को सरल संरचना में बदलने का काम, उनको मिट्टी में मिलाने का काम कौन करते हैं? अपघटक। जैसे कि जीवाणु हुआ और आपका कवक हुआ आदि। और स्कैवेंजर अपमार्जक क्या होते हैं? जो भोजन के लिए मृत चीजों पर आश्रित रहते हैं, जो मरी हुई चीजों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे कि चील हुआ, कौन हुआ? चील हुआ, बाज हुआ, ये सब क्या हो जाएंगे आपके? स्कैवेंजर यानी कि अपमार्जक। इसके मतलब मक्खी हुई, कुत्ता भी इसमें आ जाएगा स्कैवेंजर में। आगे चलते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलो इसको समझने के लिए हम एक पॉइंट को और अच्छे से समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। स्कैवेंजर की बात कर रहा है तो देखो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मतलब प्राकृतिक गैस। अब प्राकृतिक गैस क्यों कहा इसको? प्राकृतिक गैस क्यों कहा? कि जो तेल के कुएं होते हैं तो उसमें नीचे तो पाया जाता है तेल, जहाँ पे भी तेल होता है
तो उसी के ऊपर ये गैस विद्यमान रहती है। अच्छा ये बताओ, जो तेल है, जो पेट्रोलियम पदार्थ है, इसको किसी ने बनाया है क्या? इसको बना सकते हैं क्या? नहीं। तो ये क्या है? प्राकृतिक है। और जो इसके ऊपर गैस है वो भी कैसी है? प्रकृति ने बनाई है, प्राकृतिक है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? प्राकृतिक गैस बोल देते हैं। ठीक है भैया। अब जब हम इस प्राकृतिक गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है साहब, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब अगर हम बात करें कि प्राकृतिक गैस में यानी कि नेचुरल गैस में और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में किसकी अधिकता होती है, कौन से गैस की अधिकता होती है, तो हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि अगर जीवाश्म को सड़ाया जाता है, जीवाश्म, अब जीवाश्म मतलब पेड़ पौधों का भी हो सकता है, पेड़ पौधों का भी हो सकता है और जीव जंतुओं का भी हो सकता है। अगर मान लो हम एक गड्ढा खोदें और इस गड्ढे में बहुत सारे हरे पेड़ों को डाल दें, और उनको हरे पेड़ों, सूखा पेड़ों, कैसा भी हो, और उसको डाल के हम सड़ाएं, बहुत दिनों तक डाला रहे तो उसमें सड़ेगा, जब सड़ेगा तो उससे जो गैस निकलेगी वो होगी मीथेन गैस। कौन होगी? अगर हम इसी गड्ढे में पेड़ पौधों को ना डालकर मान लो कि हमने 10 जानवरों को मार के डाल दिया, तो जो सड़ेंगे तो उससे भी जो गैस निकलेगी वो कौन सी होगी? मीथेन। मतलब जीवाश्मों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। अब ये बताओ कि जो प्राकृतिक, जो आपका पेट्रोलियम पदार्थ बने थे, जो आपका कच्चा तेल बना, ये किससे बनता है? तो जब कहीं पे बहुत ज्यादा संख्या में जीवाश्म लाखों करोड़ों अरबों साल तक दबे रहते हैं जमीन के नीचे, ये जमीन के नीचे सड़ते रहते हैं, तो इनसे ही बनता है क्या? पेट्रोलियम पदार्थ। अब भाई साहब, ये पेट्रोलियम पदार्थ किससे बना? इन जीवों के दबे रहने की, सड़ने से ही तो बना है। तो इसमें जो आपका इसके ऊपर जो गैस है उसमें भी किसकी अधिकता होगी? मीथेन की। तो प्राकृतिक गैस में भी किसकी अधिकता होती है? मीथेन की। और कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में भी किसकी अधिकता होगी? मीथेन की अधिकता होगी। और जो हमारे पेड़ पौधों के जीवाश्म में जो लाखों करोड़ साल तक दबे रहते हैं, इससे क्या बनता है? आपका कोयला बनता है। इनसे क्या बनता? पेट्रोलियम पदार्थ बनते हैं। आगे चलते हैं। आगे है, निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? विश्व ऊष्मायन का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि पृथ्वी का गर्म होना, पृथ्वी का गर्म होना। और पृथ्वी भैया गर्म होती है किसकी वजह से? पृथ्वी गर्म होती है ग्रीन हाउस गैस उसकी वजह से। किसकी वजह से? ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस, पृथ्वी आपकी जल प्रदूषण से गर्म नहीं होती है, पृथ्वी आपके मृदा प्रदूषण से गर्म नहीं होगी, ना ध्वनि प्रदूषण। पृथ्वी किसकी वजह से गर्म होगी? वायु। और कौन सी वायु? कौन सी गैसें? ग्रीन हाउस गैसें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण। अगले क्वेश्चन में, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो है लगभग। तो देखो, पूरे पृथ्वी के लगभग 71% भाग पे तो जल है और 29 भाग पे क्या है? स्थल है। अब इस जल में ऐसा नहीं कि 71 पे केवल आपके महासागर हों, इसमें महासागर भी हैं, सागर भी हैं, नदियां भी हैं, झीलें हैं, भूमिगत जल भी हैं। दोनों ध्रुवों पर जो जमा हुआ जल है वो भी इसी के अंतर्गत शामिल है। ठीक है साहब, तो इसका सही आंसर वो कह रहा है महासागरों में कितना होगा? तो भाई महासागरों में इससे कम ही होगा, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है। जितना भी पूरा जल का भाग है वो है 71%। अब इसमें भी कुछ इधर उधर है, दूसरी जगह भी है, जैसे नदियों के रूप में है, झीलों के रूप में, तालाब के रूप में, भूमिगत रूप में या ध्रुवों पे जमे हुए रूप में। तो जो आपका महासागरों में होगा वो इससे कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम। और अगर हम इसका ये आंसर टिक कर दें तो फिर 3/4 तो इसको हो जाएगा 75%। तो क्या इससे भी ज्यादा जितना टोटल पानी है, कि उससे ज्यादा महासागर में हो सकता है? नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? ये तो 66 पॉइंट कुछ। तो इसका वैसे तो ये भी आंसर सही नहीं है, थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए, लेकिन चूंकि नजदीकी आंसर ये है 2/3, तो इसको हम सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाँ, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट होता क्या है। तो इसको हम अगर अपनी भाषा में कहें, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट, तो इसको बोल सकते हैं हम टपकाऊ पत्थर। क्या बोल सकते हैं? टपकाऊ पत्थर, या इसी को बोल सकते हैं टपकाऊ चूना पत्थर। कौन सा? टपकाऊ चूना पत्थर। हमने इसको टपकाऊ क्यों कहा? एक बार देखो, हम इसकी आकृति दिखा रहे हैं आपको तुरंत समझ आ जाएगा। देखो, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या लग रहा है यहाँ पे कि जैसे पत्थर लटके हुए हैं, टपक से रहे हों, जैसे आपकी जल की बूंदें लटकती, तो ये लटक रहे हैं, टपक से रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं टपकाऊ चूना पत्थर। इसी प्रकार से नीचे देखो, ये यहाँ पे ऊपर की ओर निकले हुए हैं, नुकीले से निकले हुए हैं, तो यही है आपके टपकाऊ चूना पत्थर। अब ये ऊपर से नीचे की ओर अगर लटके हैं तो इसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट, और अगर नीचे से ऊपर की ओर निकले हैं तो इसको बोलते हैं स्टेलेग्माइट। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि इसका निर्माण कैसे हुआ। तो निर्माण कैसे हुआ कि जहाँ पे पाए जाते हैं, ये कहाँ पे बनते हैं? जहाँ पे चूना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चूना। तो चूना क्या होता है कि पानी में घुल के
पानी में घुल के पानी की बूंद के रूप में लटकता है। यहाँ पे मान लो कि पानी की बूंद के रूप में ये चूना और पानी का मिश्रण लटका, नीचे की ओर लटक गया। अब जैसे ही इस बूंद का बाष्पीकरण हो जाता है तो वो चूना क्या है, वहीं का वहीं जमा हो जाता है। फिर से बूंद आई, फिर से बूंद आई, क्या चूना घुल के, चूना और पानी और बूंद का जो मिश्रण है वो फिर से आया, यहाँ पे लटक गया। और यहाँ से फिर से जब यहाँ पानी का बाष्पीकरण हो गया तो फिर से वो चूना चूना यहीं पे जमा हो गया। फिर से अगली बूंद आई, फिर से अगली बूंद और चूना का मिश्रण आया और फिर से इस पानी का बाष्पीकरण हुआ। तो इस प्रकार से ये लटकते जाते। और नीचे की बात करें, हमने कहा नीचे जो पानी भरा रहता है उसमें जब चूना मिल जाता है तो ऐसे कभी इस टाइप से लहरें आई और फिर क्या हुआ, लहरों से वो चूना पानी में मिल गया। अब बिल्कुल फ्लैट तो बनेगा नहीं, फ्लैट तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पे जब ये बाष्पीकरण हो जाता है तो ऊंचा नीचा इस प्रकार से जमा हो जाता। अब फिर से जब बरसात होती है, फिर से जब बरसात होती है तो वो चूने का मिश्रण यहाँ पे फिर से जमा होता जाता, ठीक है ना, और ये बाष्पीकरण होता जाता तो नीचे से नुकीली नुकीली टाइप की बन जाती हैं। तो आपको समझ आया, हम बार बार बोल रहे हैं कि इसके बनने में किसका योगदान है, चूना का। किसका योगदान है, चूना का। तो यहाँ पे क्वेश्चन अपना यही था, क्वेश्चन यही था कि जो आपको स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट की निक्षेप होता है, किसका निक्षेप होता है, तो चूना यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। तो भैया वायु प्रदूषण धुआं से बिल्कुल वायु प्रदूषण होगा, कुहासा से वायु प्रदूषण होगा, वाहनों से जो गैसें निकलती हैं इनसे तो बहुत ज़्यादा होता है, जलती हुई लकड़ी को जलाओगे तब भी वायु प्रदूषण होगा, और चारकोल को जलाओगे तब भी इससे भी वायु प्रदूषण होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। भारत और दूसरे देशों में जो प्रदूषण के रोकने के लिए जो नियम बनाए हैं वो नियम किसको रोकते हैं, तो भाई कागज के थैले को। कागज के थैलों पर तो रोक लगाएंगे नहीं, क्यों, कि जो कागज होता है ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। नारियल के थैले, सॉरी नायलॉन के थैले, तो नायलॉन भी क्या हो जाता है, इसको भी कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है। चमड़े के थैले ये भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक के थैले हैं ये लंबे समय तक वैसे की वैसे रहते हैं, मतलब ये नष्ट नहीं होते। और ना ही इन प्लास्टिक थैलों का हम पुनः चक्रण कर सकते, मतलब फिर से रिसाइकिल नहीं कर सकते, इनसे फिर से हम प्लास्टिक के थैले नहीं बना सकते। इस वजह से जो भी रोक लगाई जाती है वो किस पे लगाई जाती है, प्लास्टिक के थैले पर। अगले क्वेश्चन, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है। तो भाई जो भी आपकी वायुमंडल है तो उसके 71% पर क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन, और 78% पे क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन, और 21% पे क्या पाई जाती है आपकी ऑक्सीजन। क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन। और दोनों को अगर मिला लिया जाए तो कितना होगा, 99%। यानी कि पूरे वायुमंडल के 99% भाग पर केवल ये दो ही गैसें हैं। कौन कौन सी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे पूछा गया है कि भाई ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होगी, तो ऑक्सीजन कितनी है, 21%। अगले क्वेश्चन, परम तापमान पैमाना कौन सा है, तो परम तापमान पैमाना होता है आपका केल्विन। अगर हमें दिया है 20 डिग्री सेल्सियस और इसको अगर हमें किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है, तो इसमें कितना ऐड कर देंगे, 273 ऐड कर देंगे। तो किस में बदल जाएगा, केल्विन में बदल जाएगा। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम कितना ऐड करते हैं, 273। तो परम तापमान पैमाना कौन सा है, केल्विन पैमाना। कौन सा पैमाना है, केल्विन पैमाना। अगले क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा। सभी पौधों का मतलब है कि हरे पौधे और जो सूखे हुए पौधे हैं उनके द्वारा भी होता है क्या, सभी जंतुओं और पौधों द्वारा, वायरसों द्वारा और सभी हरे पौधे। भैया वायरस तो प्रकाश संश्लेषण करता नहीं है, ना ही जंतु करते हैं, पौधे करते हैं, और वो भी कौन से पौधे, हरे पौधे, जिनमें क्लोरोफिल होगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए 4 चीजों की उपस्थिति जरूरी है। एक तो क्लोरोफिल होना चाहिए, सूरज का प्रकाश होना चाहिए, पानी होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होना चाहिए। तो ये हरे पौधों के पास ही क्लोरोफिल होगा, अन्य सूखे पौधों के पास तो क्लोरोफिल होगा नहीं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल हरे पौधे। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है आपकी डेसिबल। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है आपकी, डेसिबल। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। तो देखो WHO, ये तो आपके स्वास्थ्य संबंधित है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये किससे संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है। WWF, ये भी बिल्कुल आपकी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। पेटा, ये जो जीव जंतु होते हैं, जंतुओं के संरक्षण से संबंधित है, जानवरों के। और जो आपका UN है, ये भी आपके पर्यावरण को संरक्षित करता है। तो भाई पर्यावरण को संरक्षित करने वाली संस्था ये भी है, और ये जानवरों को संरक्षित करती है, और जानवर भी पर्यावरण का हिस्सा ही है।
तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे, WWF भी, पेटा भी और UN भी। ठीक है भाई, तो या तो इसका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल नहीं करती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, WHO। बकाया 3 तो करती हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। भाई साहब, जब हम कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले हमारे पेड़ पौधे, जो पौधे होंगे वो कहाँ पे होंगे, मिट्टी में, और मिट्टी में पौधे होंगे, पौधों पे हम कीटनाशक डालेंगे, तो सबसे पहले कीटनाशक किस में मिलेगा, मृदा में। तो सबसे ज्यादा प्रदूषित तो करता है, जो कीटनाशक होते हैं वो सबसे ज्यादा किसको प्रदूषित करेंगे, मृदा को। और जब पानी बरसेगा तो ये मृदा में जो कीटनाशक होंगे वो घुल के कहाँ जाएंगे, पानी में घुल के नदियों झीलों में चले जाएंगे। तो इसके बाद किसको प्रदूषित करेगा, जल को भी प्रदूषित करेगा। तो चूंकि हमें मृदा दिया नहीं है आंसर, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल। तो कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग, अत्यधिक इस्तेमाल से होगा क्या होगा, जल प्रदूषण होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो भाई कागज आपका हानिकारक नहीं है, क्यों, क्योंकि बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। धातु और कपड़ा, तो कपड़ा भी क्या कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है। प्लास्टिक और धातु की बात करें तो ये भाई धातु क्या है, लाभदायक है इंसान के लिए, इससे बहुत सारी दवाइयों के बनाने में भी धातु का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक एक कभी भी नष्ट नहीं होता, प्लास्टिक कभी नष्ट नहीं होगा, और इसका हम रिसाइकिल भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पर्यावरण के लिए हानिकारक क्या हो जाएगा, आपका प्लास्टिक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन आपका नहीं है, 30 क्वेश्चन थे, 30 के 30 क्वेश्चन समाप्त। धन्यवाद।